नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और ये रिवीजन वीडियो है, आपकी रिवीजन में ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो जाने वाली है, तो आपके एग्जाम्स में जो है ये डेफिनेटली आपकी हेल्प कहीं ना कहीं पर करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 121 सबसे पहले जीके का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या थी। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो शक्ति थी इनमें से कौन सी थी। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैन वॉज। जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कहीं पर आपको इनका नाम ऋषभ देव भी पढ़ने को मिलेगा या फिर आदिनाथ पढ़ने को भी आपको मिलेगा। और अगर बात करें जैन धर्म की, तो इनके 23वें नंबर के 23rd नंबर के तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ इनके 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 123 हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। तो गुप्ता प्रथम गुप्त शासक के रूलर कौन थे जिनको जाना जाता था, तो ये कौन थे। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए सही आंसर है। श्रीगुप्त जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 है द कैपिटल ऑफ पल्लवास वॉज। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी। तो ये कैपिटल्स कई बार पूछी जाती हैं अलग अलग स्टेट्स की जो प्रीवियस में थे। देखो, इसकी जो कैपिटल थी वो थी कांची। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है खिलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली वर। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो क्या थे। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। तुर्क, वो तुर्क थे, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। तो बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है द स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जंतो। तो गांधी जी का जो पसंदीदार भजन था जिसका नाम था वैष्णव जंतो, किसने लिखा था। देखो, जब कभी हमने महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस किया था, एक अलग से सेपरेट भी वीडियोज हमने कहीं डिस्कस कर रखी हैं, तो वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नरसिंह मेहता जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी। देखो, यहाँ पर पूछा गया है पहली महिला प्रेसिडेंट। यहाँ पर इस तरह से नहीं पूछा गया है कि पहली महिला इंडियन प्रेसिडेंट, ये नहीं पूछा गया। तो पहली महिला प्रेसिडेंट जो थी वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एनी बेसेंट के द्वारा जो है वो होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। तो कब स्थापना की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। देखो, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों ने जो था वो स्थापना की थी, परंतु अलग अलग टाइम में स्थापना की गई थी। सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक का याद रखिएगा, इन्होंने 1916 में की थी, परंतु अप्रैल 1916 में की थी। अगर बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने जो था वो तिलक के बाद की थी, इन्होंने सितंबर 1916 में की थी। बस ये आप यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम। तो प्रेसिडेंट को जो इम्पीच किया जाता है वो प्रोसीजर हमने कौन सी कंट्री से फॉलो किया है या फिर लिया है। तो यूएसए से वो हमने लिया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी पार्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है। प्रेजेंट टाइमिंग की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी 22 पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 131 है सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर। तो सिक्किम को जो था वो राज्य का दर्जा कब दिया गया था। देखो, सिक्किम को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था। ऑप्शन ए 1975 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 है राइट टू प्राइवेसी कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल कौन के तहत आता है। ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। राइट्स के बारे में काफ़ी कम पूछा जाता है, परंतु पूछा जाए तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं उनको किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है। कौन सी सुप्रीमेसी अथॉरिटी है जिसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है विच इज नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। सन का जो नियरेस्ट सबसे नज़दीक का ग्रह है वो कौन सा है। सन का जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो कौन सा है, वो है मरकरी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बुध ग्रह जो है वो सबसे नज़दीक का ग्रह है।
और सन के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। देखो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, जो पहले भी हम ऐसे पेपर डिस्कस कर चुके हैं HPSSC के, तो डेफिनेटली वो सभी पेपर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप लोगों ने वो देख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। इनमें से ऐसी कौन सी रॉक है जो ऑर्गेनिक है, यानी कि कार्बनिक चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 135 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। कोयला यानी कि कोल जो है वो एक ऑर्गेनिक क्रॉप है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज। तो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है। वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड आइलैंड, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ये जो सदाबहार वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। देखो सदाबहार वन जो है वो इक्वेटर रीजन में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। अर्थ का जो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो है बायोस्फीयर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। बायोस्फीयर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, द वर्ल्ड्स मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट इज। तो विश्व का सबसे आर्द्र कॉन्टिनेंट कौन सा है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है, वो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 139 जो था वो एक वेग क्वेश्चन था, इसको वेटेज नहीं दी गई थी। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो था इस क्वेश्चन को तो क्या किया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था। बट फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे तो कहीं पर आपको जो है वो साउथ अमेरिका पढ़ने को मिल जाएगा। तो वैसे तो ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की थी उसमें तो उसको स्क्रैप कर दिया गया था, परंतु साउथ अमेरिका आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो आपस में कहाँ पर आकर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की अगर बात करेंगे तो 140 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, नीलगिरी हिल्स में आकर ये मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, लोकतक किस्सा। तो लोकतक क्या है। लोकतक एक लेक है, इस लेक के बारे में आई होप कि आपने पढ़ा होगा। तो ये लोकतक लेक है कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लोकतक लेक है ये कहाँ पर है, मणिपुर में ये लेक जाकर स्थित है, याद रखिएगा मणिपुर में जाकर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन जैद सीजन। तो जैद सीजन में कौन सी क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। देखो जैद सीजन कौन सा होता है, एक तो राबी सीजन होता है, एक होता है खरीफ सीजन। उनके बीच का जो सीजन होता है उसको एक हिसाब से जैद सीजन कहा जाता है। तो तरबूज ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तरबूज जो है ये उगाया जाता है कौन से सीजन में, जैद सीजन में, यानी कि जायद मौसम में। मेनली ये सीज़न जो है ये मार्च से लेकर जून के बीच में कंसीडर किया जाता है, इस तरह से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, नागरहोल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 143 को भी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया था। फिर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो कर्नाटका इसका सही आंसर कहा जाता है, कर्नाटका सही आंसर बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज। तो कोयले की सबसे उत्तम क्वालिटी जो है वो कौन सी मानी जाती है। आपको पता होगा कि कोयला जो है वो अलग अलग क्वालिटीज़ में पाया जाता है, परंतु इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो होती है, क्वेश्चन नंबर 145 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। क्वेश्चन नंबर 145 है, फॉर एन इंफीरियर गुड्स डिमांड फॉल्स व्हेन। तो निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है उस समय क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन बी, इनकम राइजेज। उस समय आय जो है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ। तो कीमत तंत्र लक्षण है। तो प्राइस का जो मैकेनिज्म होता है इट्स अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 146 का ऑप्शन ए सही आंसर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 147 है, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो भारत में जो है वो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। 147 का ऑप्शन है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को जो है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, IDBI वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो IDBI की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन ए सही आंसर है, सेलुलोज। सेलुलोज से जो है ये बनती है। क्वेश्चन नंबर 150 है,
ईस्ट इज एन, तो ईस्ट क्या है, बैक्टीरिया है, फंगाई है और एल्गाई है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन ए फंजाइज जो है वो सही आंसर है। कवक किसको कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन क्या है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इनमें से कौन सी एक फिश है। इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो कई बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डॉग फिश। ये एक मछली का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 152 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा जो है वो एक इंसुलेटर होता है, मतलब कौन सा एक विद्युत रोधी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, नन ऑफ दिस, यानी कि ये सभी जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 153 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, तो ऐसी कौन सी रेडिएशन है जिनकी सबसे कम जो है वो तरंग दैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन सी सही आंसर है, गामा रेस, गामा किरणें जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है आयरन रस्ट क्विकली इन, लोहे में जो है कहाँ पर जल्दी जंग लग जाता है। तो सी वाटर जो होता है, जो सागर का पानी होता है, वहाँ पर जो है लोहे में जल्दी से जंग लग जाता है। 154 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 155 की, तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को गलत तरीके से पूछा गया है। लॉन्गेस्ट अगर पूछा होगा तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो तो सतलुज नदी है। अगर लार्जेस्ट पूछा गया है तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इनको पूछना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन को इसीलिए इन्होंने स्क्रैप कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ढंग से पूछा नहीं गया है, इसलिए इसको स्क्रैप किया गया है। वैसे अगर सबसे लंबी नदी की बात करें, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो सतलुज नदी है। सतलुज नदी के ऊपर अभी एक बांध भी बनाया गया है, लुहरी परियोजना। लुहरी परियोजना के बारे में मैंने आपका डिस्कस भी किया था एक सेपरेट वीडियो बनाकर, आई होप कि वो वीडियो आपने देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 156 है भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो कहाँ पर स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहले तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी, तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 के अराउंड हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा भूरी सिंह म्यूजियम के द्वारा बारे में। बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बाबा बालकनाथ मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। बाबा बालकनाथ एक्चुअली में कहाँ पर स्थित है, तो ये हमीरपुर में स्थित है। ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो अभी लास्ट मंथ पेपर हुए थे उन कई पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन नंबर 158 है छनक छाम फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो छनक और छम ये लोक नृत्य हैं, ये कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। 158 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए थोड़ी देर के लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 160 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सॉल्व कर दीजिए थोड़ी देर के लिए पॉज करके, प्रैक्टिस यहाँ से आपकी हो जाएगी और आंसर जो है वो ऑप्शन ए एम जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161 जो है वो क्या है, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो डिस्कस नहीं होगा। तो सीधा डायरेक्टली जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 165 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो उनको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ईडीएम पूछा गया है, इसका मतलब आपको बताना है, द ईडीएम फ्रॉम हेड टू फुट। ये ईडीएम है कि हेड टू फुट मतलब सर से लेकर पाँव तक। क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑल ओवर दी बॉडी, मतलब हेड से लेकर फुट तक तो ऑल ओवर द बॉडी कवर हो जाती है, तो इसीलिए इसका मतलब ही यही है। क्वेश्चन नंबर 166 है सिनोनिम ऑफ स्क्यूप्लस, तो प्लस वर्ड का जो है सेम मीनिंग आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 166 का जो है वो ऑप्शन डी केयरफुल ऑफ डिटेल जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 167 एग्रेसिव रिएक्शन डू नॉट टेक द फॉर्म डैश डायरेक्टली अटैक, तो अग्रेसिव रिएक्शन डू नॉट टेक द फॉर्म, यहाँ पर ऑप्शन डी ऑफ डायरेक्ट अटैक यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168 है निर्जल में कौन सा समास है, तो निर्जल में जो समास होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 168 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 169 है शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। शुद्ध शब्द देखेंगे तो विशिष्ट शब्द कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 167 का सही आंसर है। 169 का ऑप्शन बी विशिष्ट इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 है अन्वय का संधि विच्छेद कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन सी सही आंसर है अनु जमा आय।
अनु जमा आय जो है इसका सही मतलब होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द मेजोलिथिक एज कंटिन्यूड अप टू अबाउट, तो महापाषाण युग जो था वो कब तक चालू रहा। देखो इसके बारे में एक बार ज़रूर आप पढ़िएगा, जो ये भी जितने भी एजेस हैं, नियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, तो अगर यहाँ पर मेसोलिथिक की बात की जा रही है, महापाषाण युग की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 4000 BC, 4000 ईसा पूर्व जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, दी इन द लेटर वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वर इम्पोर्टेंट किंगडम, तो उत्तर वैदिक काल में कौन सा महत्वपूर्ण राज्य था या फिर कौन से महत्वपूर्ण राज्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन ए सही आंसर है, कुरु और पांचाल, ये सही आंसर होगा 122 का ऑप्शन ए। ये दोनों जो थे कुरु और पांचाल जो थे वो महत्वपूर्ण राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, द इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन मौर्य एज वर नोन एज, तो मौर्य युग में जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यकर्ता होता था उसे किस नाम से जो था वो जाना जाता था। तो मौर्य युग में जो था, जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यकर्ता था उसको जो था वो तीर्थ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए तीर्थ जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, हाउ वाज द सेक्शन ऑफ मुस्लिम नोबिलिटी दैट केप्ट स्ट्रिक्टली अलूफ फ्रॉम द हिंदूज, तो कौन सा मुस्लिम कुलीन वर्ग ऐसा था जो हमेशा हिंदुओं से पूर्ण रूप से अलग रहा। तो ऐसा जो कोई भी अगर मुस्लिम युग आया था या फिर कोई भी ऐसा पीरियड था तो उसको द उलेमा कहते हैं, उलेमा, ऑप्शन ए उलेमा जो है वो सही आंसर होगा। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 124 के बाद क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द लैंड रेवेन्यू इन मुगल इंडिया वॉज आ, तो मुगल भारत में भू राजस्व था। तो मुगल भारत में जो भू राजस्व था वो किस तरह से था, उसको क्या कहते थे या फिर किस तरह से वो लिया जाता था। तो उसको लेने का बेस्ट मेथड होता था कि उत्पादन जो हुआ है उसको शेयर किया जाता था, शेयर इन द प्रोड्यूस, जो भी उत्पाद हुआ उसका हिस्सा जो था वो रख दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 126 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवाइव्ड द फ्यूडल सिस्टम आफ्टर शिवाजी, तो शिवाजी के बाद किसने सामंती व्यवस्था पुनर्जीवित की। तो शिवाजी के बाद जो ये फ्यूडल सिस्टम फिर से रिवाइव किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी राजा राम के द्वारा जो था वो लागू फिर से किया गया था। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, हु एबोलिश्ड द ड्यूअल सिस्टम सेट अप बाय रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित की गई द्वैत व्यवस्था जो थी वो किसने इसको हटा दिया था या फिर किसने इसको समाप्त कर दिया था। ये तो पहले आपको पता चल गया यहाँ से कि किसने ये ड्यूअल सिस्टम एस्टेब्लाइज किया था। तो इसको एबोलिश किसने किया, तो इसको एबोलिश किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन राजस्थान वॉज, तो 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र राजस्थान में कौन सा था। जो राजस्थान में इसका महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन सा था, तो कोटा भी था और नशीराबाद भी था। तो ऑप्शन सी और डी जो है वो दोनों सही आंसर है। जिसने सी पर टिक लगाया होगा उसका भी ठीक था और जिसने डी पर टिक लगाया होगा उसका भी ठीक था। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, अल्पाइन हिमालयन चेन वॉज फॉर्म्ड इन, तो अल्पाइन हिमालयन श्रृंखला जो थी ये कब बनी थी। तो अल्पाइन हिमालयन श्रृंखला जो थी वो बनी थी ओलिगोशिन युग में। ओलिगोशिन एपक जो है ऑप्शन ए सही आंसर है। इस युग में जो था ये अल्पाइन हिमालयन चेन जो था वो बनी थी। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, कोल एंड लाइमस्टोन वॉर एग्जाम्पल ऑफ, जो कोयला हो गया और चूने का पत्थर हो गया ये किसके उदाहरण है। कोयला और चूने के पत्थर ये जो है ये सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 130 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, अवसादी चट्टान सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल कॉमनली अकर इन, तो संवहनी जो प्रकार की वर्षा होती है वो आमतौर पर कहाँ पर होती है। तो कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल जो है वो आम रूप से जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में होती है। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, हाई टाइड्स आर काउज्ड एट दी सेम टाइम ऑफ, तो हाई टाइड्स जो हैं वो कब बनती हैं। देखो जब फुल मून होता है और जब न्यू मून होता है तो इन दोनों के दौरान ही जो है वो हाई टाइड फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट हो चुका है और आगे होने की संभावना भी है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, निम्न में से कौन सा जो है वो डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन का कारण नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 133 का जो है वो ऑप्शन सी अर्थक्वेक जो है, भूकंप जो है वो सही आंसर है। भूकंप इज नॉट अ काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 134 है कैरबा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो करीबा बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जाम्बेजी नदी है, यहाँ पर ये बना हुआ है। करीबा डैम याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी के ऊपर ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 135 द क्वीन ऑफ हिमालय इज। तो हिमालयन की जो रानी है वो किसको कहा जाता है। तो क्वीन ऑफ हिमालयन जो है वो कहा जाता है कंचनजंगा को। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही आंसर है। मैक्सिमम टाइम बच्चे K2 करके आ जाते हैं या फिर कोई और कर कर आ जाएंगे। तो कंचनजंगा याद रखिएगा। पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, मे भी ज़्यादा बार पूछा गया हो, बट पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू अराबियन सी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो आप लोगों को याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 136 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नर्मदा जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टिपिकली। तो भारत की जलवायु आमतौर पर कैसी है। जो भारत का जो क्लाइमेट है वो आमतौर पर ट्रॉपिकल मॉनसूनल है, उष्णकटिबंधीय मॉनसून है। ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड एट। तो पहली जो टेक्सटाइल मिल जो थी वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी। पहली टेक्सटाइल मिल जो था वो स्टार्ट हुई थी फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन ए फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, पावरफुल एंटी कोगुलेंट हेपरिन इज सिंथेसाइज्ड इन। शक्तिशाली प्रतिसंपदक हेपरिन कहाँ संश्लेषित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है 139 का ऑप्शन बी लीवर जो है वो सही आंसर है। लीवर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। तो नर्वस सिस्टम जो कि तंत्रिका तंत्र होता है उसका मूल इकाई क्या है, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन ए न्यूरॉन जो है वो सही आंसर है। न्यूरॉन इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेजियस डिजीज। तो इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है जो संक्रमित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन सी सही आंसर है, डायफ्थीरिया ये सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 पेपर इज प्रोडक्ट ऑफ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, पेपर किसका, कागज किसका उत्पाद है। तो पेपर इज प्रोडक्ट ऑफ सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन बी सही आंसर है, सेलुलोज का ये प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। निम्न में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन सी हायरार्की गवर्नमेंट जो है वो सही आंसर है। हायरार्की गवर्नमेंट जो है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स मोस्टली ऑन। तो राज्य के जो नीति निर्देश सिद्धांत होते हैं उनका जो परिवर्तन होता है वो अधिकतर किसके ऊपर निर्भर होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का जो एनफोर्समेंट होता है वो मेनली डिपेंड करता है ऑप्शन सी रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इनमें से कौन सी प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री की शक्ति जो है वो ऑप्शन डी अपॉइंट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो है इनकी कैपेसिटी के अंडर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। अगर इस तरह का प्रश्न उठ जाता है कि कोई भी विधेयक या बिल जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका अंतिम निर्णय जो है द स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज्ड टू द। तो ये सैलरीज जो होती हैं उच्च न्यायालय के अधिकारियों का वेतन जो है ये कहाँ से चार्ज किया जाता है। तो ये चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, अ ग्रोइंग कंट्री इज वन विद। तो एक जो ग्रोइंग कंट्री होती है, विकासमान देश होता है, उसकी जीडीपी के बारे में या फिर जीएनपी के बारे में पूछा गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन सी ए जो है वो सही आंसर है। 148 का ऑप्शन ए सही आंसर है।
राइजिंग जीएनपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, तो स्थिर कीमतों पर जो है वो बढ़ती जीएनपी ऊंची। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदया प्रोग्राम इज टू, तो अंत्योदया प्रोग्राम के बारे में भी पूछा जाता है। अंत्योदया प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीबों का उत्थान करना, अपलिफ्ट द पुअर। जो पुअर कैटेगरी में लोग आते हैं उन लोगों को अपलिफ्ट करना ताकि वो पुअर ना रह जाएं, इसलिए अंत्योदया प्रोग्राम चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वॉज डन विद द पर्पस ऑफ, तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो किस उद्देश्य से हुआ था। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो इस उद्देश्य से हुआ था कि अर्थव्यवस्था जो है हमारी उसको मजबूत किया जा सके, कंसोलिडेट किया जा सके उसको, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 150 का ऑप्शन सी, कंसोलिडेशन ऑफ द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 151 है, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कॉइन्ड बाय, तो हरित क्रांति शब्द जो था वो किसके द्वारा दिया गया था। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था ये आपसे पूछा गया, तो ढंग से आंसर कीजिएगा, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ऑप्शन बी, डॉक्टर विलियम गॉड जो है वो सही आंसर है। इनके द्वारा टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो कॉइन की गई थी। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कीजिए, ये और मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 152 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 153 की बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर है, और 154 की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए, अब हिमाचल जीके का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल का इनमें से कौन सा राज्य पशु है। तो हिमाचल का जो राज्य पशु है वो है स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन बी, स्नो लेपर्ड, बर्फीला चीता जो है वो सही आंसर। मलाना वैली कहाँ पर स्थित है, ये तो आपको पता है, मलाना वैली कुल्लू में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। लूनी रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो लूनी इनमें से किसकी सहायक नदी है। लूनी किसकी सहायक नदी है, ये ब्यास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 157 का ऑप्शन सी, ब्यास जो है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, बैरासूर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, ये जो बैरासूर डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, एग्जैक्टली इस तरह से पूछा गया है। तो बैरासूर डैम जो है वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, दियोटसिद्ध टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोटसिद्ध मंदिर स्थित है, तो 159 का ऑप्शन ए हमीरपुर सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी अभी तो रिपीटली को 3-4 बार ये क्वेश्चन अभी पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, द डांस फॉर्म ऑफ ढांडरा इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दंतरास नृत्य जो है वो परफॉर्म किया जाता है। धांधरा जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, गद्दियों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन सी गद्दी जो है वो सही आंसर है। अब सीधा जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 165 पर। इससे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो मीनिंग ऑफ द इडियम टिप ऑफ आइसबर्ग इज, तो इस इडियम का क्या मतलब होता है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन डी सही आंसर है। ओनली द बिगिनिंग ऑफ मच लार्जर डायमेंशन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 165 का। 166 है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमिलियोरेट, तो एमिलियोरेट शब्द का जो है सिमिलर मीनिंग क्या होगा। 166 का ऑप्शन बी इम्प्रूव जो है वो सही आंसर है। 167 में है, द डॉक्टर हैव फिलिंग द ब्लैंक्स, डॉक्टर हैव कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स अ टोटल एब्सटेंस डैश अल्कोहल, तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा 167 का ऑप्शन बी, डॉक्टर हैव कॉल्ड फॉर अ टोटल एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इनमें से शुद्ध शब्द आपको चुनना है कि साप्ताहिक जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो साप्ताहिक लिखने का जो सही तरीका होता है वो होता है 168 का ऑप्शन सी, ठीक है, ये जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 को स्क्रैप किया गया है। और 170 देखिए, अग्नि का पर्यायवाची क्या है। अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो इनमें से क्या होता है, अनल, आग, अनल, दहन, पावक, इस तरह से भी होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे हमने जो आज के पेपर के डिस्कस किए। हमने कम्प्लीटली जीके, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग का सेक्शन कवर किया। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अब टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently. नंबर 122 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है द कैपिटल ऑफ व्रिजी वॉज, तो व्रिजी की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी। क्वेश्चन नंबर 122 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, वैशाली। वैशाली में जो था वो व्रिजी की राजधानी थी।
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, और आगे होने की भी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, हु वॉज द किंग दैट सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ फॉरेन किंग टू सेंड फिग्स वाइन एंड सॉफिस्ट टू इंडिया। तो किस राजा ने एक विदेशी राजा को अंजीर, मदिरा और कुतक्रियों को भारत भेजने की विनती की थी? तो ये विनती जो थी ये की गई थी बिंदुसार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बिंदुसार ने जो था ये विनती की थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया है, हु इज नोन एज द साउथ इंडियन मनु। तो किसे दक्षिण भारतीय मनु कहा जाता है? ये जो दक्षिण भारतीय मनु है इसकी संज्ञा दी जाती है अपस्तंभ को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 124 का। क्वेश्चन नंबर 125 है, द रूल एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद गौरी लास्टेड फॉर नियरली। तो मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित शासन कितने वर्षों तक रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 125 की जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी 300 ईयर्स, 300 वर्षों तक ये रहा था। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, शेर शाह इज नोन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ हिज। तो शेर शाह को किस कारण से ज़्यादातर एक प्रशासनिक सुधारक के रूप में माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये इसका सही आंसर होगा 126 का। भू राजस्व व्यवस्था के सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है, विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश असेंडेंसी इन बंगाल। तो किस वर्ष को बंगाल में ब्रिटिश आरोहण का जो है वो प्रारंभ वर्ष माना जाता है? तो ब्रिटिश आरोहण का, ब्रिटिश असेंडेंसी का जो बिगिनिंग मानी जाती है वो मानी जाती है 1651 से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है, 128 में पूछा गया है, हु अटैक्ड द कांग्रेस इन अ पब्लिक स्पीच एंड रिडिकुलेटेड इट एज रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। तो किसने आम भाषण में जो था वो कांग्रेस पर प्रहार किया था और लोगों की अति सूक्ष्म अल्पता के रूप में दर्शाया था और उसका मजाक उड़ाया था? तो क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो था वो कांग्रेस के ऊपर प्रहार करते हुए कहा गया था कि ये लोगों की अति सूक्ष्म एक अल्पता है, और यहाँ इसका मजाक भी इस तरह से उड़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ मेजर अर्थक्वेक। इनमें से जो है वो कौन सा भारी भूकंपों का मुख्य कारण है? भारी भूकंप जो आते हैं वो इनमें से किसके कारण आते हैं? वो आते हैं टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है, एन इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो एक ऐसी इमेजिनरी काल्पनिक रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उस लाइन को जो है वो आइसोथर्म कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, आइसोथर्म। ये आइसोथर्म की संज्ञा उसको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 131 है, कैरिबियन करंट बिलोंग टू। तो ये जो कैरिबियन करंट है वो किससे संबंधित है? कैरिबियन करंट जो है वो संबंधित है अटलांटिक ओशियन से। अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉल्यूटिंग गैस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषकारी गैस है? तो इनमें से जो नॉन पॉल्यूटिंग गैस है वो कौन सी है? तो 132 का ऑप्शन है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको कहा जाता है, वो सही आंसर होगा। सीएनजी जो है एक नॉन पॉल्यूटिंग गैस है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, विच पैसिफिक पीपल आर वेल नोन फॉर देयर गुड फिजिक। तो कौन से पैसिफिक लोग अपने अच्छे शरीर गठन के कारण जाने जाते थे? तो ये किन लोगों को जाना जाता था? ये जाना जाता था पॉलिनेशियन लोगों को। ऑप्शन ए जो है वो पॉलिनेशियन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, 134 है, फेजेंडास ब्राज़ील आर एग्जाम्पल ऑफ। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि ब्राज़ील में फेजेंदास जो है वो किसका उदाहरण है? ब्राज़ील में जो ये फेजेंदास है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बागान कृषि का जो है वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रन्स अलोंग द रिवर सन इन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में सोन नदी के अनुदिश फैली हुई है? तो ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो प्रायद्वीप पठार क्षेत्र में जो है सोन नदी के अनुदिश फैली हुई है? क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन है कैमूर पहाड़ियाँ जो है वो सही आंसर है, कैमूर हिल्स सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, बांदी एंड सुकरी आर द इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। और तो बांदी और सुकरी जो है वो किसकी बाएं किनारे की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं?
तो ये नदियाँ किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 136 का जो है वो ऑप्शन ए लूनी जो है वो सही आंसर होगा। लूनी की ये सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, यहाँ पर है अंकलेश्वर एंड कलोल ऑयल फील्ड आर सिचुएटेड इन। तो ये जो अंकलेश्वर और कलोल ऑयल फील्ड है ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 137 का जो है वो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन डी सही आंसर है, गुजरात। गुजरात जो है इनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है जेट फाइटर्स एंड ट्रेंड एयरक्राफ्ट आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो जेट फाइटर और प्रशिक्षित एयरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इनका जो निर्माण है जेट फाइटर्स और ट्रेंड एयरक्राफ्ट का, इनका निर्माण जो है वो बेंगलुरु में होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति के समक्ष आमुख में निर्माण का प्रस्ताव रखा? क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जो है वो सही आंसर होगा। ये प्रपोजल जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कि क्रिएशन ऑफ प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष ये प्रपोजल रखा गया था क्रिएशन ऑफ प्रीएम्बल का। 140 है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके तहत आता है ये? क्वेश्चन नंबर 141 है द अथॉराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द। तो भारत में समेकित निधि में से निधि आहरण की प्राधिकारिता अवश्य के पास से होनी चाहिए। तो हिंदी में थोड़ा टिपिकल है, अथॉराइजेशन जो होती है विड्रॉल ऑफ फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकलवाने की जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन बी पार्लियामेंट जो है वो सही आंसर है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 142 है आफ्टर द जनरल इलेक्शन द प्रो टर्म स्पीकर इज। तो जो सामान्य चुनाव होते हैं उससे पहले प्रो टर्म स्पीकर जो है वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये स्पीकर जो है वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा होता है। 142 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 143 देखिए हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? ये जो एक्टिंग सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इसकी जो चुनाव किया जाता है, इसका चुनाव किया जाता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट करेगा, परंतु किसके साथ कंसल्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही चुनाव करेगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक संख्या में सीट आरक्षित है? तो सबसे लार्ज नंबर ऑफ सीट जो है वो किसके लिए है लोकसभा में? वो 144 का ऑप्शन डी मध्य प्रदेश जो है वो सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रिजर्वेशन दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब को। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स अ शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो आरबीआई जिस टर्म पर जो है लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, उस रेट को कहा जाता है कौन सी रेट? रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन है रेपो रेट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए विच इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो भारत में संघीय बजट के प्रारूप में कौन सक्रिय रूप से सम्मिलित है? तो भारत में जो संघीय बजट के प्रारूप में जो प्रमुख रूप से सम्मिलित है वो कौन है? 146 का ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सही आंसर है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज एसोसिएटेड विद। ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? 147 का ऑप्शन सी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए डिस्टिंग्विश एंड एम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। तो ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ये किससे, इसको किस तरह परिभाषित किया जाता है? तो इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, इस तरह से इसको जो है वो मार्जिनल, जब श्रम की जो है सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो निम्न में से कौन सा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मापक नहीं है, विकास सूचकांक का मापक नहीं। अब 149 का जो है वो ऑप्शन बी सेक्स रेशो जो है वो सही आंसर है। लिंग अनुपात जो है वो सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, द फर्स्ट सैटेलाइट विच वॉज डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया वॉज। तो पहला ऐसा सैटेलाइट कौन सा है जो इंडिया में डिज़ाइन और फैब्रिकेट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन सी आर्यभट्टा जो है वो सही आंसर होगा। 151 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो इनमें से कौन सा जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति है, किसकी होती है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। इनमें से सभी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, कंटेनर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग एसिड आर मेड ऑफ। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड को कंटेनर ले जाते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं, वो पॉलीइथाइलिन से बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी 152 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 है, विच एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, पदार्थ है जो ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 153 का ऑप्शन सी कैल्शियम जो है वो सही आंसर है। कैल्शियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर, और विटामिन कौन सा होता है, विटामिन का आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कंटेंजियस डिजीज। तो इनमें से कौन सा रोग जो है वो सांस्कृतिक रोग है। इनमें से 154 का ऑप्शन सी डायथीरिया जो है वो सही आंसर होगा। डायथीरिया सही आंसर है। तो डायथीरिया जो है एक कंटेजियस डिजीज़ है, आप कह सकते हैं। 155 देखिए, 155 जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 155 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। और 156 देखिए, ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 156 का जो है वो ऑप्शन बी कजिन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के पहले कौन से सदस्य थे जो राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो पहले सदस्य थे चिरंजी लाल वर्मा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये जो लामा झील है ये स्थित है। एक लामा झील है, एक लामा डल झील है। तो लामा झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद चेनाब रिवर। इनमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जो चिनाब रिवर के साथ संबंध रखती है। चिनाब रिवर के साथ ये सभी संबंध रखती हैं। ऑप्शन डी शिशु हो गया, थिरोट हो गया, किलार हो गया, सभी इसके साथ संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, काहिका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काहिका मेला कहाँ पर मनाया जाता है। देखो, काहिका मेला अगर आपको याद होगी तो मैंने बताया था कि कुल्लू में ये मनाया जाता है। मिशन एचएस में कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। 160 देखिए, विच एयरपोर्ट इज डूइंग टू बी नेम्ड आफ्टर वाजपेयी। तो ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जिसको वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम 161 का ऑप्शन सी सही आंसर है, देहरादून एयरपोर्ट। ऑप्शन सी सही है। तो 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, मीनिंग ऑफ ईडियम टू स्नैप वंस फिंगर एट इज। इस ईडियम का क्या मतलब होता है, टू स्नैप वंस फिंगर इज। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है टू बी केयरलेस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 है, एंटोनियम ऑफ वर्ड फोर्टिट्यूड। तो इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, फोर्टिट्यूड वर्ड का। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होता है वो होता है कॉर्डिस। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 है, आई वॉन्डर इफ आई शैल गेट माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 167 का ऑप्शन सी सही आंसर है। आई वॉन्डर इफ आई शैल गेट थ्रू माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, यहाँ पर उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो आ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 है, चंद्रशेखर में समास है। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर में जो है वो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 है, अनल अनिल का युगम शब्द है। तो अनल और अनिल का युगम शब्द जो है वो क्या होता है। 170 का ऑप्शन बी आग और हवा, ये इनका जो है युगम शब्द है। याद रखिएगा, आग और हवा। अच्छा, इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देयर वर 2 गर्ल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द इंडियन कबड्डी टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल एट 2014 एशियन गेम्स, हु वर दे। तो भारतीय कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की 2 लड़कियां थी जिन्होंने 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उनके क्या नाम थे। तो उनके जो नाम थे, उनके नाम थे, एक का नाम था पूजा ठाकुर और दूसरी का नाम था कविता ठाकुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
अच्छा, अगर बात करें इन प्लेयर्स की कि ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो देखो पूजा ठाकुर की अगर बात करें तो पूजा ठाकुर कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 2014 की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगर बात करें कविता ठाकुर की, तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो कविता ठाकुर जो है वो कुल्लू से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 2014 की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इनके अलावा एक और भी प्लेयर हैं जिनका नाम है अजय ठाकुर। अजय ठाकुर डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी जो था वो 2014 की एशियाई खेलों में जो था वो स्वर्ण पदक जीता था। तो ये सब आप इन प्लेयर्स के बारे में याद रखिए। और अगर बात करें कि 2014 की जो गेम्स हुई थी, एशियन गेम्स, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये कोरिया में हुई थी। तो ये भी अगर जैसे तो पूछा नहीं जाता इस तरह से, तो अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट विच प्लेस इज चंद्रशेखर टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंद्रशेखर मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंद्रशेखर टेम्पल स्थित है। ये बात यहाँ से क्लियर होगी। परंतु चंबा में कहाँ पर ये स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चंबा के साहो में स्थित है। ऑप्शन सी साहो जो है वो सही आंसर है। अगर आप बात करें डिस्ट्रिक्ट चंबा की और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल स्थित हैं। देखो, एक तो है चौरासी टेम्पल। चौरासी टेम्पल कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। 9th सेंचुरी में ये मंदिर जो था ये बना था। हरि राय टेम्पल कहाँ पर है, हरि राय टेम्पल भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये लॉर्ड विष्णु को जो है वो डेडिकेटेड है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और सिख स्टाइल में ये मंदिर जो है ये बना हुआ है। राजा साहिल वर्मन ने इस मंदिर को बनवाया था। और इसके बाद आता है गणेश मंदिर। गणेश मंदिर जो है ये भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। इस मंदिर को मेरू वर्मन के द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें मणिमहेश मंदिर की, तो मणिमहेश मंदिर जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और इसको मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। अगर बात करें छतरारी टेम्पल, जिसको शक्ति देवी मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर जो है ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और डिस्ट्रिक्ट चंबा के छतरारी में स्थित है। और ये भी जो था ये मेरू वर्मन के टाइम में ही बनवाया गया था। लक्ष्मणा देवी टेम्पल, लक्ष्मणा देवी टेम्पल जो है ये मंदिर पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और ये मंदिर भी जो था ये मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान ही बनाया गया था। तो ये आप इंपॉर्टेंट टेम्पल रखिए। एक बार मैं जल्दी से सभी टेम्पल्स को रिवाइज कर देता हूँ। चौरासी टेम्पल, हरिराय मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नरसिंह टेम्पल हो गया, गणेश टेम्पल हो गया, मणिमहेश मंदिर हो गया, लक्ष्मणा देवी टेम्पल हो गया, छतराली टेम्पल, शक्ति देवी टेम्पल हो गया। ये सभी टेम्पल्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित हैं। कौन कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज करथी नाटी पॉपुलर। तो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में करथी नाटी प्रचलित है। ये करथी नाटी जो है वो कहाँ पर प्रचलित है। नाटी आपको पता है हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म की जाती है और हिमाचल के जो पहाड़ी एरियाज हैं, अपर एरियाज हैं, वहाँ पर ये परफॉर्म की जाती हैं। परंतु नाटी के भी अलग अलग प्रकार हैं। एक प्रकार है इसका करथी नाटी। तो ये कहाँ पर परफॉर्म की जाती है, तो ये परफॉर्म की जाती है कुल्लू में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब कुल्लू में ये परफॉर्म की जाती है। तो कुल्लू के कुछ ऐसे फोक डांसेज हैं, लोक नृत्य हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए उनके बारे में। देखो, एक तो हो गया कथड़ी, इसको करथी भी कहते हैं, कथड़ी भी कहते हैं, ये नाटी होगी। एक हो गया ढिल्ली डांस, ये भी कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। और एक हो गया रुचका डांस, ये भी कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा उजग जामा डांस हो गया। ये उजग जामा डांस जो है ये भी कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। तो ये सब हो गया इंपॉर्टेंट डांसेस के बारे में। अब ये जो करथी डांस है, करथी नाटी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये डांस जो है ये हार्वेस्टिंग से पहले किया जाता है, यानी कि फसल का जब कटान होता है तो उससे पहले ये करथी डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ओपन में परफॉर्म किया जाता है, लाइट्स में परफॉर्म किया जाता है और महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा ही ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये आप याद रखिए। कई बार इस तरह से भी दे दिया जाता है कि करथी होगा, यहाँ पर दिया होगा और सामने एक मैच करने को दिया होगा पोस्ट हार्वेस्टिंग डांस। तो ये भी आपका इस तरह से भी आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री वॉज धौलाधार फार्म फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1980। तो किस देश के सहयोग से धौलाधार खेत वानिकी परियोजना 1980 में शुरू की गई थी। तो किस देश की सहायता से ये धौलाधार खेत वानिकी परियोजना यानी कि धौलाधार फार्म फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ये जर्मनी की सहायता से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कब स्टार्ट किया गया था, 1980 के दशक में ये स्टार्ट किया गया था। 1980 में ये स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक और ऐसा प्रोजेक्ट है जो चलाया जा रहा है जर्मनी की सहायता से।
वो कौन सा प्रोजेक्ट है? वो है हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जर्मनी की सहायता से चलाया जा रहा है। कितने सालों के लिए चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो 7 सालों के लिए चलाया जा रहा है। और कहाँ कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो चंबा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चलाया जा रहा है। इस ये जो हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट है, इसकी लागत क्या अनुमानित है? तो इसकी लागत है 308 करोड़। ये भी आप याद रखिए। तो ये सब आप याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पर चलाया जा रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितने वर्षों के लिए चलाया जा रहा है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आपको बेसिक सी चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ इज रेणुका फेयर सेलिब्रेटेड? रेणुका फेयर जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो देखो, महीने दिए गए हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो रेणुका मेला कार्तिका महीने में मनाया जाता है। कार्तिक के महीने में ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर ऐसे बात करें तो ये दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। 10 डेज आफ्टर दिवाली ये मेला जो है वो मनाया जाता है। यानी कि ये मेला लगभग नवंबर के महीने में ही आता होगा। अगर बात करें रेणुका मेले के बारे में थोड़ा सा और, तो रेणुका मेला कहाँ पर मनाया जाता है? सिरमौर में मनाया जाता है। ये आपको पता है कि रेणुका मेला जो है ये एक इंटरनेशनल फेयर है। तो ये इंटरनेशनल फेयर है। इसको कब इंटरनेशनल फेयर जो था वो डिक्लेयर किया गया था? तो इसको 2011 में इंटरनेशनल फेयर डिक्लेयर किया गया था। अब देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपके पास मान लीजिए इस तरह से दिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेणुका फेयर। पहली स्टेटमेंट आपके पास दे दी जाएगी, दिस फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिका। और दूसरी स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि इट वॉज एन इंटरनेशनल फेयर एंड इट वॉज डिक्लेयर इन 2011। तो ये एक इंटरनेशनल मेला है और इसको 2011 में डिक्लेयर किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर होगा दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को याद रखिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका और होगा, बट क्वेश्चंस जो है यहीं से कलेक्ट किए जाएंगे, इर्द गिर्द से ही। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है जो कि मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग हॉट वाटर स्प्रिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय दी देन चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ कांगड़ा कैप्टन ए कॉलमैन। तो निम्नलिखित में से किस हॉट वाटर स्प्रिंग की खोज कांगड़ा के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैप्टन ए कॉलमैन ने की थी? तो ऐसा कौन सा कांगड़ा का हॉट वाटर स्प्रिंग था जिसकी खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज जो था वो की गई थी ऑप्शन बी सलोल। सलोल जो है वो सही आंसर है। सलोल ये गर्म पानी का चश्मा है। कई जगह आपको कोल्ड वाटर स्प्रिंग पढ़ने को भी मिलेगा कि ठंडे पानी का चश्मा है। तो हॉट और कोल्ड के बीच में तो हम डिफरेंस ही खत्म कर देते हैं। तो इसको तो आप कट कर दीजिए, ठीक है। ये फंडा हम रखेंगे ही नहीं कि ये हॉट है या फिर कोल्ड है। बात करेंगे कि कौन सा ऐसा चश्मा है पानी का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जिसको कैप्टन ए कॉलमैन ने डिस्कवर किया था। तो वो है सलोल पानी का चश्मा। देखो, हॉट और कोल्ड में कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, वहाँ पर हॉट दिया गया है, बुक्स में जो है वो कोल्ड दिया गया है। इसलिए जो है अक्सर कन्फ्यूज़न जो है वो हो जाता है। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न दूर करेंगे इसको। हॉट और कोल्ड के बीच में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा हॉट और कोल्ड को लेकर, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पानी के चश्मे जो कि कांगड़ा में स्थित है। एक तो हो गया सुलाह पानी का चश्मा, ये कांगड़ा में स्थित है। एक हो गया लुनानी पानी का चश्मा, ये भी कांगड़ा में स्थित है। अगर हम बात करें कोपरा पानी का चश्मा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कांगड़ा के सराउंडिंग में ही स्थित है। अगर बात करें मणिकर्ण पानी का चश्मा कहाँ पर स्थित है? तो ये कुल्लू में स्थित है। इसके अलावा कुछ और पानी के चश्मे हैं, जैसे कि जियोरी पानी का चश्मा हो गया, ये कहाँ पर है? ये किन्नौर में स्थित है। तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा हो गया, तत्तापानी ये पानी का चश्मा कहाँ पर है? ये स्थित है नालदेहरा के पास, यानी कि मंडी में ये पड़ता है। नालदेहरा से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा है ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कसोल पानी का चश्मा हो गया, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भूंतर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये स्थित है। खीर गंगा पानी का चश्मा कहाँ पर स्थित है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नियर विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मार्कंडेय श्राइन एज हॉली स्प्रिंग। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस स्थान के पास मार्कंडेय तीर्थ और पवित्र झरना जो है वो स्थित है? देखो, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो है वो मार्कंडेय झरना भी स्थित है और मार्कंडेय मंदिर भी स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? यानी कि जुखाला के आसपास कहीं स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो जुखाला के आसपास ये कहीं पर स्थित है मार्कंडेय मंदिर और मार्कंडेय झरना। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किए हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 1954 को।
डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का एरिया कितना है, यह है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% जो है वो कवर करता है। प्राचीन नाम बिलासपुर का है कहलूर, और कहलूर की स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी, और बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा 1654 में की गई थी। बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा आनंद चंद। बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब लिखी गई है आनंद चंद के द्वारा। गुरु का लाहौर कहाँ पर स्थित है, तो गुरु का लाहौर जो है वो बिलासपुर में स्थित है। टैंक रिवाल्सर टैंक जमथाल कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में स्थित है। जंझार धार कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में स्थित है। छातीपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट, कोट कहलूर फोर्ट और सिरयून फोर्ट कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में स्थित है। बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है और कितने मेगावाट का है, तो ये बिलासपुर में स्थित है। नैना देवी के समीप कहीं पर स्थित है और 5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। टी ग्रामन वैली के द्वारा जो था वो बिलासपुर की डायलेक्ट को जो था वो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। मोहन और बिलासपुर थे, इनको 1927 के अराउंड जो था वो हैंग कर दिया गया था। बिलासपुर में मोहना फेमस सॉन्ग जो है वो भी इन्हीं के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय तवांगस्टन, कुमाई और भांगास्टन एंड कोवाची। तो तवांगस्टन, कुमाई, भांगास्टन और कोवाची से आपका क्या तात्पर्य है, तो ये जो है ये टाइप ऑफ मैरिज है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। अब ये टाइप ऑफ मैरिज हैं तो कुछ इनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये लोहलीज के बीच में जो है वो टाइप ऑफ मैरिज है। तवांगस्टन हो गया, मोतीबियन हो गया, ये अरेंज मैरिज का टाइप है। क्वाची ब्याह भी अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची ब्याह हो गया, कुमांगस्टमंग हो गया, ये भी एलॉपमेंट है, इनके भाकर की जाने वाली शादी है। खंपा हो गया, खंपास के बीच में फख्तून और जा छोछे। फख्तून जो है वो मैरिज का टाइप है और जा छोछे जो है ये डाइवोर्स का टाइप है। स्पीति में जो है वो कांदम हो गया, कुपचाचा हो गया और तसुत तवाकची हो गया, ये डाइवोर्स के टाइप है। किन्नर्स के बीच में जानेखंग हो गया, जानेतंग हो गया, ये अरेंज मैरिज के टाइप है। दम चालीसा, बेनांग, हचीचीस हो गया, ये लव मैरिज के टाइप है। दरोस हो गया, दुबे हो गया, रिफांग हो गया, आशीष हो गया, हुचीस हो गया, ये फोर्सेबल मैरिज है। अब देखो प्रोनाउंस आप इनको अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उस तरह से प्रोनाउंस भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ बिलासपुर स्पेंड एंड ऑफ हिज लाइफ एज फकीर। तो बिलासपुर के किस राजा ने अपना अंतिम समय एक फकीर के रूप में गुजारा था। तो बिलासपुर के राजा भीमचंद ने अपना अंतिम समय जो था एक फकीर के रूप में गुजारा था। ऑप्शन सी राजा भीमचंद जो है वो सही आंसर होगा। अब भीमचंद ने अपना अंतिम समय एज अ फकीर गुजारा था। देखो गुरु गोविंद सिंह जब बिलासपुर आए थे तो उस समय कहलूर के राजा कौन थे, तो उस समय कहलूर के राजा थे राजा भीमचंद, और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कहलूर की यात्रा की गई थी 1682 के अराउंड। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने जो था वो 1667 में नदौन में जो था वो मुगलों की सेना को पराजित किया था, ये भी आप याद रखिए। और अराउंड 1712 इनकी जो था वो मृत्यु भी हो गई थी। एज अ फकीर इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द अर्थ क्विक दैट कॉजेज ग्रेट हैवक इन कांगड़ा अकर्ड इन। तो कांगड़ा में बड़ा भूकंप कब आया था जिसने भारी तबाही जो था वो मचाई थी। तो कांगड़ा में आपको पता है एक भूकंप आया था जिसने भारी तबाही मचाई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और एज पर डेट पूछा जाता है। तो ये भूकंप आया था 4 अप्रैल 1905। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 4 अप्रैल 1905 में ये भूकंप आया था। अगर टाइम वैसे पूछा नहीं जाता, 6:19 पर जो था ये भूकंप जो था वो आया था। कांगड़ा के भूकंप के बारे में आप ये सब याद रखिए। इसकी इंटेंसिटी जो थी वो कितनी थी, इसकी इंटेंसिटी थी 7.8, ये इसकी इंटेंसिटी बताई जाती है। तो ये कांगड़ा के भूकंप के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। अराउंड 20,000 कैजुअलिटीज़ यहाँ पर हुई थी, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कब आया था ये इंपॉर्टेंट है। इसकी इंटेंसिटी याद रखिएगा 7.8 इसकी इंटेंसिटी थी। तो यही कुछ छोटा छोटा है जो कांगड़ा के भूकंप के बारे में आपको याद रखना है। आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, वेयर इज़ द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मंडी। तो मंडी में किस स्थान पर जो था वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। ये हमने गिरिराज पत्रिका में जाना था और ये भी जाना था कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता क्या है। तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन 113 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है ऋग्वेदा कंटेन्स। तो ऋग्वेद में क्या निहित है। ऋग्वेद में जो है वो क्या है, यहाँ पर हाइम्स हैं इन ऑफ द गॉड, यानी कि ईश्वर के समान यहाँ पर रचनाएं की गई हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से ऋग्वेद के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को जो है वो 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सूक्त कितने हैं, तो 1028 इसमें सूक्त हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में आता है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। ऋग्वेद की जो है वो अनेक बहुत सारी बातें जो है वो ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जिसका नाम है अवेस्ता में मिलती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका नाम अवेस्ता है, वहाँ पर इसकी बातें मिलती हैं। तो ये सब आप ऋग्वेद के बारे में छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए। ऋग्वेद के दो फेमस जो ब्राह्मण थे उनका नाम था ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तिकी ब्राह्मण। ठीक है, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका क्या नाम है, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ डाइटी ऑफ संगम मेज वॉज। संगम युग के प्रमुख देवता कौन थे। अगर संगम युग की बात की जाए कि यहाँ के प्रमुख देवता कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मुरुगन। मुरुगन जो थे संगम एज के प्रमुख देवता थे। देखो, अभी क्वेश्चन देवताओं से रिलेटेड पूछा जाता है, ऋग्वेदिक देवताओं से रिलेटेड। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि मरुत जो थे वो किसके देवता थे। तो मरुत जो थे वो आंधी तूफान के देवता माने जाते थे। सरस्वती जो थी वो किसकी देवी थी, सरस्वती जो था वो नदी की देवी थी और बाद में उसको विद्या की देवी भी माना जाने लगा। और अगर पूछा जाए कि मित्र जो था वो कौन से देवता थे, मित्र जो था वो शपथ या फिर प्रतिज्ञा के देवता थे। अश्विन जो था वो किसके देवता थे, अश्विन जो था वो चिकित्सा के देवता थे, इनके जो चिकित्सा आपकी होती है चिकित्सा के ये देवता थे। अगर पूछा जाए कि रुद्रा किसके देवता थे, तो रुद्रा जो था वो गॉड ऑफ एनिमल्स थे। अगर पूछा जाए कि पूषण किसके देवता थे, तो पूषण भी पशुओं के देवता माने जाते हैं। पर्जन्य किसके देवता थे, पर्जन्य जो थे वो वर्षा के देवता थे। ये कुछ क्वेश्चंस बड़े पहले पूछे गए थे एग्जाम में यहाँ से। तो मरुत के बारे में आई थिंक पूछा गया था कि मरुत किसके देवता थे, तो मरुत जो था वो आंधी तूफान के देवता थे। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेन सांग डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कंबोजा एज। तो हेन सांग ने जो था वो कंबोज राज्य का वर्णन किया। तो हेन सांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किस तरह से किया था। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन डी सही आंसर है। राजपुरा के रूप में कंबोज राज्य का वर्णन किया गया था हेन सांग के द्वारा। अगर हेन सांग की बात की जाए तो हेन सांग जो था वो हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो था वो भारत आया था। और हेन सांग ने जो था वो हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा था। हेन सांग की सेना को चतुरंगिनी कहा जाता था। हेन सांग जो था वो भारत कब आया था, तो हेन सांग भारत आया था 630 ईस्वी पूर्व। तो ये सब आप हेन सांग के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, 116 है दी ट्राइडेंट शेप सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट। तो बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता है। ये किसको प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये निवारण को प्रस्तुत नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन बी निवारण जो है वो सही आंसर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक जो था वो किसको प्रदर्शित करता था, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगर मान लीजिए पूछा जाता है किसको प्रदर्शित करता है, तो ये 3 चीज़ों को प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी, बुद्ध को ये प्रदर्शित करता है, संघ को ये प्रदर्शित करता है और धम्म को ये प्रदर्शित करता है। अब देखो निवारण जो है वो किसको कहा जाता है। देखो निवारण कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो था वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रदर्शित हुए थे। यानी कि पहले गौतम इनका नाम था, फिर इसके बाद ये बुद्ध के नाम से जो था वो जाने लगे। वैसे जब इनको बुद्ध के नाम से जाने लगा तो इस घटना को जो था वो निवारण कहा गया। अब गौतम बुद्ध के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पुत्र का नाम राहुल था और इनके जन्मस्थल जो था वो क्या था, लुम्बिनी इनका जन्मस्थल था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो थी वो कुशीनगर में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ आप छोटी छोटी चीज़ें बुद्ध के बारे में याद रखिए। निवारण किसको कहा जाता है ये भी आप याद रखिए। निवारण नहीं, एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है निर्वाण। निर्वाण किसको कहा जाता है ये आप याद रखिए। निवारण करेक्ट कीजिएगा, निर्वाण इसकी प्रोनाउंसिएशन है। निर्वाण के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी यहाँ से मिल गई। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सी पोर्ट इन मौर्य टाइम्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था। इनके मौर्यों के काल में जो सी पोर्ट नहीं था वो कौन सा था, तो 117 का ऑप्शन डी सही आंसर है, पैटर्न। पैटर्न जो था ये एक समुद्री पोर्ट नहीं था, समुद्र पतन नहीं था। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो था वो मौर्य वंश की स्थापना की थी। जब इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी तो इन्होंने जो था वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया था।
फिर जाके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कौन से धर्म को मानते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो धर्म को मानते थे जैन धर्म को। ये जैन धर्म के उपासक थे। देखो इन्होंने जो था जैन धर्म के एक साधु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला में जाकर अपने शरीर को त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र बिंदुसार जो था वो गद्दी पर बैठे थे। बिंदुसार जो था वो कौन से धर्म को मानते थे? ये आजीवन संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवन संप्रदाय के ये अनुयायी थे। फिर ये आप याद रखें, यहाँ से बेसिक चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 क्या है। 118 क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ कर्टेन। तो यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदारी ठहराई जाती है ग्रीक्स के लिए। ऑप्शन सी जो था वो सही आंसर है। ग्रीक्स ने जो था ये सब इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि पर्दा प्रथा आप कह लीजिए, जो थिएटर में पर्दा होता है उस तरह की प्रथा कुछ इन्होंने शुरू की हो गई। अब ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स के बारे में कुछ यहाँ से जानेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो था वो सोने के सिक्के जो था वो किसके द्वारा जारी किए गए थे? सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स थे वो जारी किए गए थे इंडो ग्रीक्स के द्वारा। सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक जो था वो कौन थे? तो सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक जो था वो थे मिनांडर। मिनांडर जो थे ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे इंडो ग्रीक के। तो ये दो क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 119 क्वेश्चन में पूछा गया है द सांख्या सिस्टम वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो सांख्या दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। सांख्या जो फिलॉसफी थी उसको किसने प्रोपाउंड किया था? तो उसको कपिला के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। ऑप्शन बी कपिला जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 119 का तो ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से कुछ इतना इंपॉर्टेंट बनता भी नहीं है, तो इसी क्वेश्चन को आप याद रखिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 120 हरिसेना इज द ऑथर ऑफ। तो हरिसेना जो थे वो कौन सी इनमें से किसके ऑथर थे? तो 120 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। इलाहाबाद प्रशस्ति के ये लेखक थे। अब देखो प्राचीन कला में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना किसने की थी, ये एग्जाम में पूछ जाता है। जैसे कि बाण भट्ट ने जो था वो कौन कौन सी रचनाएं की? तो बाण भट्ट ने जो था वो हर्षचरित की रचना की थी और कादम्बरी की रचना इनके द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई थी? तो हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 रचनाएं हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि वसुमित्र ने किसकी रचना की थी? तो वसुमित्र ने जो था वो महाविभाषा शास्त्र की रचना की थी। कुषाण काल में इन्होंने ये रचना की थी। पतंजलि ने किसकी रचना की थी? तो पतंजलि ने जो था वो महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी और मौर्य काल में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। मौर्योत्तर काल में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और मैगस्थनीज ने जो था वो किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की गई थी मैगस्थनीज के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के दौरान जो था ये आए थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना जो था वो चाणक्य के द्वारा की गई थी। महाभारत की रचना किसने की और रामायण की रचना किसने की, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है राष्ट्रकूटा किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ पर थी? तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत में इनकी राजधानी थी। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध जो ये मंदिर है कैलाश मंदिर, इनका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा जो था वो करवाया गया था। ये जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था इसके अंतिम शासक कौन थे? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे कर्क द्वितीय जो थे इसके अंतिम शासक थे। तो ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 122 है सुहरावर्दी वॉज एस्टेब्लाइज्ड मेनली इन। तो ये जो सुहरावर्दी संघ है ये मुख्यतः कहाँ पर स्थापित किया गया था? 122 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये स्थापित किया गया था। देखो आंसर की में इसका यही आंसर दिया गया था और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 हु री इंट्रोड्यूस द जागीर सिस्टम। तो जागीर सिस्टम जो था इसको फिर से री इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था ऑप्शन बी फिरोज तुगलक के द्वारा। अब अगर बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश की जो स्थापना थी वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। यहाँ पर जो जागीरदारी या फिर जागीर सिस्टम था वो फिरोज शाह तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया।
तो यहाँ से बेसिक सा याद रखिए। 124 क्वेश्चन देखते हैं। हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। फिर 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया गया था, किसके द्वारा? तो हुमायूं को पराजित किया गया था शेर खान के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो हुआ क्या था, बंगाल से लौटते टाइम जो था वो हुमायूं को जो था वो हुमायूं और शेर खान के बीच जो था वो चौसा में युद्ध हो गया 26 जून 1539 को। ये युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें जो था वो हुमायूं को पराजय मिली थी और यहाँ से शेर खान ने जो था वो शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ये आप याद रखिए, शेर खान ने शेर शाह की उपाधि यहाँ से धारण कर ली थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। एक और युद्ध यहाँ पर साथ में ही हुआ था, वो था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। ये भी आप याद रखिए। इसमें भी हुमायूं की जो था वो हार ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश द फैक्ट्री इन बंगाल। तो किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की? क्वेश्चन नंबर 125 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1651। 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में कहाँ पर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली थी 1651 में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो देखो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली थी कि वो एक फैक्ट्री एस्टेब्लाइज कर सकते हैं 1651 में काशिम बाजार में फैक्ट्री एस्टेब्लाइज कर सकते हैं। और ये परमिशन किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परमिशन मुगलों के द्वारा जो था वो दी गई थी। कहाँ पर स्थापित कर सकते हैं फैक्ट्री? काशिम बाजार नामक जगह पर ये फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। हु वॉज फाउंडर ऑफ कूका मूवमेंट। तो जो कूका मूवमेंट है थी इसके फाउंडर कौन थे? ये मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भगत जवाहर मल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर कूका मूवमेंट की बात किया जाए तो देखो 1840 में जो था वो भगत जवाहर मल ने पश्चिमी पंजाब में कूका विद्रोह की शुरुआत जो था वो की थी। भगत जवाहर मल ने जो था वो बालक सिंह और राम सिंह के सहयोग से जो था वो विद्रोह किया था। बालक सिंह और राम सिंह ये दो नाम भी कूका मूवमेंट में इंपॉर्टेंट है, परंतु इसकी स्थापना की गई थी भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 ईस्वी में। ये आप याद रखिए। 127 क्वेश्चन में पूछा गया है। इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 years एंड वॉज सेंट टू। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों का कारावास हुआ था और उन्हें भेज दिया गया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो था वो 6 वर्षों का कारावास हुआ था और उन्हें कहाँ भेज दिया गया? उन्हें मंडलिया जेल भेज दिया गया था। मंडले जेल ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर उनको भेजा गया। अगर देखो बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने ही ये स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाल गंगाधर तिलक ने जो था वो 1893 में गणपति महोत्सव भी स्टार्ट किया था और 1896 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव भी स्टार्ट किया था। ये सब आप याद रखिए बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये हमने हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।